हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जो है विलियन। याद रखेंगे इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है। इससे पहले इस चैप्टर पे हमने 2 वीडियो बना दिए हैं। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री के नाम से एक लिंक मिलेगा। इस वीडियो को देखने के पश्चात उस लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और सीक्वेंस वाइज आप पढ़ाई कीजिएगा प्लेलिस्ट के अनुसार। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। इसमें हम बहुत सारे नियम को जानने वाले हैं, जैसे कि वाष्प दाब को हम जानेंगे, फिर से राउल्ट का नियम हम जानेंगे। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो चलिए अब एक एक करके हम शुरू करते हैं, जानते हैं। अभी हम जानेंगे कि वाष्प दाब क्या होता है। सबसे पहले वाष्प दाब, यदि हम वाष्प दाब पे बात करें तो यहाँ पे एक देखेंगे ना, तो 2 परिभाषाएं हमने लिखा हुआ है। एक परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका एक परिभाषा हो गया, और दूसरा एक सिंपल सामने ये परिभाषा लिख दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, वाष्प दाब। अब दोनों में से दोनों आप याद भी कर सकते हैं, दोनों ही ये आपके बुक का मतलब बुक में भी दोनों दिया है, बट मैं मोस्टली कहूँ बुक में लेंदी दे कर दिया गया है और उसी को सिंपल वे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट मैं आपको दोनों समझाऊंगा, क्योंकि वाष्प दाब एक ऐसा टॉपिक है जब तक आप इसको डिटेल में नहीं समझेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल एक परिभाषा हमने लिख दिया है शॉर्ट में कि द्रव्य वाष्प साम्य अवस्था पर, मतलब सॉरी, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर वाष्प के कण द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करते हैं उसे वाष्प दाब कहते हैं। तो आपसे मैं अगर पूछ दूं कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था क्या है, तो यही बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं पता होगा। जब यही नहीं पता तो आगे वो क्या समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं बेसिक मैं कहूँगा थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं पूरा डिटेल में इस टॉपिक को समझाऊंगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए एक मैं बंद बर्तन ले रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक ये हमारे पास बंद बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने यहाँ पर ये एक बंद बर्तन है हमारे पास, इस बर्तन में हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इसमें हमने ले लिया है द्रव को। ये हमारा बंद बर्तन है जिसमें हमने क्या ले लिया, द्रव को ले लिया है। अब हम द्रव को लेंगे, इसको हम ताप देंगे। ताप देंगे मतलब इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है ना, इसको हम गर्म करेंगे। तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि ये बताइए, जब हम एक द्रव को ले लिए हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, जब हम इस द्रव को मतलब पानी को ले लिए हैं, इसको हम गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है ये द्रव वाष्प में बदलने लगेगा, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं इस द्रव का ये वाष्प है, इस द्रव का ये वाष्प है, ठीक है ना। तो जब द्रव वाष्प में बदला तो एक मान लेते हैं कि द्रव जो है वो वाष्प में बदल रहा है, द्रव जो है वाष्प में बदल रहा है, तो वो किस वेग से बदल रहा है, तो v1 वेग से। कोई ना कोई वेग होगा, उसी वेग से उसी स्पीड से द्रव वाष्प में बदल रहा होगा। और ऐसा हम एक समय ऐसा भी आएगा जैसे हम ताप दे रहे हैं, तो जब द्रव को हम ताप देंगे तो यहाँ पे वाष्पन की क्रिया होगी। कौन सी यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे वाष्पन की क्रिया हो रही है। वाष्पन मतलब द्रव वाष्प में बदल रहा है। तो द्रव जो है वाष्प में बदलेगा, तो मान लेते हैं द्रव वाष्प में v1 वेग से बदल रहा है। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि धीरे धीरे ये पानी खत्म होता जाएगा और ये वाष्प बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, और धीरे धीरे ये जो वाष्प है ये ठंडे होंगे, और जब ठंडे होंगे तो ये वाष्प जब ठंडे होने लगेंगे तो ये भी पानी में बदलने लगेंगे, मतलब द्रव में बदलने लगेंगे। तो अब ये पानी जो वाष्प है ना, ये पुनः द्रव में बदलने लगते हैं। तो ये जो हमारा वाष्प है ये एक समय आएगा जब क्या होगा, वाष्प द्रव में भी बदलने लगेगा। तो ये हम मानते हैं कि वाष्प जो है ना वो v2 वेग से द्रव में बदल रहा है। जैसे होता यही ना है जी कि पृथ्वी है, यहाँ पे जो पानी है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ये वाष्प में बदलकर ऊपर चला जाता है आकाश में, और वही आकाश में जब ठंडा हो जाता है पानी, वाष्प ठंडा होता है, तो वही ठंडा होकर अब क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है या पानी बनता है, और वही पानी क्या होता है, बारिश के माध्यम से नीचे आता है फिर से, ठीक है ना। तो वही उसी को तो हम वाष्पन की क्रिया कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वाष्पन की क्रिया कहते हैं। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे।
हमने इतना ही बात बताया कि जब एक द्रव को लेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो यहाँ पे वाष्पन की क्रिया होगी। वाष्पन मतलब द्रव वाष्प में बदलेगा, तो द्रव वाष्प में V1 वेग से बदल रहा है, और वाष्प जो है फिर से ठंडा होगा तो द्रव में बदलेगा, तो वाष्प द्रव में V2 वेग से बदल रहा है। ठीक है ना। तो हम इसी को अगर मैं आपको कहूँ तो एक समय आएगा, सबसे पहली बात जब हम द्रव को ताप दे रहे हैं तो उस समय पर V1 का जो वेग होगा, V1 का जो वेग होगा ये सबसे अधिक होगा V2 के वेग से। जब शुरू में हम द्रव को हम क्या करेंगे, ताप देंगे, तो ये द्रव वाष्प में जल्दी बदलने लगेगा। बदलेगा कि नहीं जी? बिल्कुल बदलेगा। तो उस समय पर वाष्प द्रव में तो नहीं बदल रहा होगा, इसका मतलब वाष्प द्रव में बदलने का जो वेग है ना वो कम होगा, और पहले का वेग द्रव का वाष्प में जो परिवर्तन है वो उसका वेग अधिक होगा। बट फिर से एक समय ऐसा भी आएगा कि इसका V1 जो वेग, मतलब द्रव जैसे जैसे खत्म होता जाएगा तो द्रव वाष्प में कम बदलने लगेगा, और वाष्प जो है वो द्रव में जल्दी ज़्यादा बदलने लगेगा। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब V2 का वेग जो होगा, V2 का वेग जो होगा वो बढ़ जाएगा, और V1 का वेग जो होगा वो घट जाएगा। और एक ऐसी अवस्था आएगी कि जब हम द्रव को गर्म कर रहे हैं तो ये द्रव वाष्प में बदल रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा कि द्रव जितना वाष्प में बदलेगा उतना ही वाष्प फिर से द्रव में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है कि द्रव का वाष्प में जो परिवर्तन में जो द्रव का वाष्प में जो वेग है ना V1, वो वाष्प से द्रव में बदलने का जो वेग है V2 उसके बराबर हो जाएगा। तो यही जो अवस्था है ना, इसी अवस्था को ही, ठीक है ना, इसी अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, द्रव वाष्प साम्य अवस्था। समझ गए? द्रव वाष्प साम्य अवस्था किसे कहेंगे? तो जब द्रव जितना वाष्प में बदल रहा है उतना ही वाष्प फिर से द्रव में बदल जा रहा है, तो उसी को ही हम द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे यही कहा गया है, देखिए इसके बाद समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है किसी बंद बर्तन में कुछ मात्रा में द्रव को लेकर स्थिर ताप पर गर्म करते हैं। इतना बात आप समझिएगा कि सबसे पहले एक हमने बंद बर्तन लिया, अब बंद बर्तन में कुछ मात्रा में द्रव लेकर, कुछ मात्रा में यहाँ पे हमने द्रव को लेकर स्थिर ताप पर गर्म किया, कुछ मात्रा में द्रव लेकर स्थिर ताप पर हम इसको गर्म करते हैं। तो होता क्या है कि प्रारंभ में वाष्पन का वेग जो V1 है वो अधिक होता है, और संघनन का जो वेग होता है वो क्या होता है, कम होता है। देखिए द्रव वाष्प में बदलेगा तो इसी को पहला मतलब V1 क्या है, V1 क्या है, वाष्पन का वेग है। ठीक है ना। और ये V2 क्या है, वाष्प भी द्रव में बदलेगा ना, तो इसी को संघनन कहते हैं। तो V2 मतलब क्या है, संघनन, तो संघनन का वेग। तो प्रारंभ में पहले क्या होगा, तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग जो V1 है वो अधिक होता है, संघनन के वेग क्या होता है, घटने लगता है। मतलब प्रारंभ में V1 का वेग देखिए अधिक है, और V2 का वेग क्या है, कम है। ठीक है ना, मतलब इसका वेग अधिक है, इसका वेग कम है। ठीक है। फिर से यहाँ पे कहा जा रहा है परंतु एक समय पश्चात संघनन का वेग V2 अधिक तथा वाष्पन का वेग V1 कम होता है। परंतु एक समय आएगा कि जो V2 का मान अधिक हो जाएगा, V1 का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। तब यहाँ पे फिर से कह रहा है और एक समय पश्चात V1 और V2 दोनों का वेग बराबर हो जाता है, और एक समय आएगा कि जब V1 का वेग V2 के वेग के बराबर हो जाएगा। V1 मतलब वाष्पन का वेग संघनन के वेग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। तो बराबर हो जाता है तो इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है ना। इसी अवस्था को ही हम द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहेंगे। हम ये कह रहे हैं तो साम्य अवस्था पर द्रव का, यहाँ पे कह रहे हैं साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा बर्तन पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अब आप बात को ये समझिएगा कि ये जब द्रव है, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर, इतनी बात आप समझ गए ना, द्रव वाष्प साम्य अवस्था क्या है। तो हम यही कह रहे हैं कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प, अब द्रव जो है वाष्प में बदला तो वाष्प के भी तो बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे कण होंगे कि नहीं होंगे। तो ये कण तेजी से गति भी कर रहे होंगे। तो ये जो कण है तेजी से गति कर रहे हैं, तो ये कण
ये जो कण तेजी से गति करेंगे तो ये जो बर्तन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बंद बर्तन, इस पर ये टक्कर करते हैं, ठीक है ना, इस पर ये क्या करेंगे, टकराएंगे, टक्कर करेंगे, ठीक है ना। ये द्रव का स्वतंत्र तल है ना, इस पर भी टक्कर करेंगे। तो ये जितना टक्कर करते हैं तो इसी मतलब बर्तन पे लगाया गया, ये टकराने का मतलब क्या है, इस बर्तन पर ये वाष्प के जो कण हैं वो दाब आरोपित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, और उसी दाब को ही हम वाष्प दाब कहते हैं। तो हम यही परिभाषा कह रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का, देखिए द्रव वाष्प यहाँ पे लिखा भी गया है कि इस अवस्था को वाष्प द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं, और यहाँ पे लिखा गया है कि साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा बर्तन पर लगाया गया दाब, ये जो वाष्प के द्वारा बर्तन पे लगाया गया जो दाब है वही दाब क्या कहलाता है, वही दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो आप नॉर्मल परिभाषा आप नहीं कह सकते हैं कि आप यही नहीं कह देंगे जी कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प बर्तन के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करते हैं उस दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। तो ये पूरा एक्सप्लेन करके आप लिख दें। 5 नंबर में पूछेगा तो आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 2 नंबर 3 नंबर में पूछे तो आप नॉर्मल ये परिभाषा लिख लीजिएगा या फॉर्मूला लिख लेंगे, काम कंप्लीट हो। फॉर्मूला क्या है, ये फिगर बना लीजिएगा, काम कंप्लीट। तो ये है जी, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि वाष्प दाब अवनमन क्या है, ठीक है ना। द्रव वाष्प साम्य अवस्था समझ गए ना, जितना द्रव वाष्प में बदलेगा उतना ही वाष्प फिर से द्रव में बदल रहा है, तो उसी को द्रव वाष्प साम्य अवस्था कह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प द्रव के स्वतंत्र तल पर और बर्तन के तल पर जो दाब आरोपित करता है उसी दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। अरे बाबू समझे रहेंगे ना तो बहुत तरीके से परिभाषा कर सकते हैं, और नहीं समझे हैं ना तो समझ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमेशा समझकर याद करने का प्रयास कीजिए, समय लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका समय कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, आप अच्छे जगह पर समय दे रहे हैं, ये देखिए। आप दुआ कीजिए कि आपको, प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर जो है अल्लाह है वो आपको एक अच्छे जगह पर समय इन्वेस्ट करने का आपको अवसर दें। जैसे कि यहाँ पे जो आप समय दे रहे हैं वो एक सही समय दे रहे हैं, सही जगह समय दे रहे हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत जगह पर अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर रहे तो ये तो अच्छी बात है। तो अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अच्छी बात है, थोड़ा सा 5-10 मिनट लगे, बट मैंने एक टॉपिक था जो उसको मतलब मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। अगला हमारा आता है कि वाष्प दाब हमने समझा, तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे द्रव की प्रकृति है, तो यहाँ पे ये द्रव की जो प्रकृति कैसी होगी ये प्रभावित करता है। तो यदि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कम होगा, ठीक है ना, तो कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, जिसके कारण स्वतंत्र तल पर तेजी से टक्कर मारते हैं, तो दाब बहुत अधिक लगेगा, अर्थात वाष्प दाब बढ़ जाता है। इसका मतलब आपने समझा, इसका मतलब ये हुआ, बात को अगर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना, बात को यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ जाइए, क्योंकि यही सब है जी डिटेल में समझने के लिए। देखिए एक बार और आप सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको भी। देखिए हमने यही बताया कि ये यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, द्रव रख देते हैं, यहाँ पे क्या है, वाष्प है, ठीक है, इतना ही हमने बताया। हम कह रहे हैं कि द्रव को यदि हम ताप देते हैं, ठीक है ना, तो ये द्रव जो है वाष्प में बदलने लगता है। द्रव किस में, वाष्प में बदलेगा। तो ये वाष्प के कण हैं, अब देखिए समझिएगा, वो ये वाष्प कण इस तरीके से हैं, ठीक है ना। अब ये जो वाष्प के कण हैं इस तरीके से ये फैले हुए हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कम होगा तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी।
मतलब यदि द्रव का आकर्षण बल, द्रव के भी तो कण, द्रवी के तो कण यहाँ पे वाष्प में बदले हैं ना, तो यही द्रव का कण यहाँ पे गए हुए हैं। तो वही कह रहे हैं कि द्रव के कणों के बीच यदि क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा। आकर्षण बल मतलब ये कण के बीच बल बहुत ही कम होगा, तो ये कण तेजी से क्या करेंगे, गति करेंगे, मतलब इनकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। जब ये दोनों आपस में ज्यादातर चिपके नहीं रहेंगे, दूर दूर पर होंगे, तो ये तेजी से गति करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। और जब ये तेजी से गति करेंगे तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी क्या बात है जी, जाहिर सी बात है कि ये जो कण है ये बर्तन के, ये जो स्वतंत्र तल आपको दिखाई दे रहा है, बर्तन के तल पर दाब आरोपित करेंगे, मतलब तेजी से टकराएंगे, ठीक है ना। तो बर्तन के तल पर भी टकराएंगे, और ये द्रव का ये स्वतंत्र तल है तो इस पर भी ये टकराएंगे। तो टकराने का मतलब क्या है कि ये जो कण है ना, ये एक दाब आरोपित करेंगे, ठीक है ना। और ये जो दाब आरोपित करेंगे, जब आकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल कम होता है तो गतिज ऊर्जा अधिक है, तो गतिज ऊर्जा अधिक है तो ये तेजी से टक्कर करेंगे। तेजी से टक्कर करने का मतलब दाब जो है वो बहुत अधिक लगाएंगे, और जब दाब अधिक लगाएंगे तो इसका मतलब वाष्प दाब जो है ना, वाष्प दाब ये क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। तो यही कहा जा रहा है, क्या यहाँ पे कहा गया कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल यदि कम है तो जो कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, जिसके कारण जो कण है वो बर्तन के तल पर तेजी से टक्कर मारेंगे, अर्थात बर्तन के तल पर अधिक दाब आरोपित करते हैं, जिसके कारण वाष्प दाब है वो बढ़ जाता है। यही तो बात यहाँ पे लिखा गया है। समझे रहेंगे हमेशा याद रहेगा, नहीं समझे रहेंगे दिक्कत करेगा। स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है द्रव विलयन का राउल्ट का नियम। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं कह सकता हूँ, ये इस चैप्टर का नियम है जो कंसिस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है। याद रखें, थोड़े पे घर पे मेरे कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है ना, तो फिलहाल बहुत दिनों से वीडियो भी आपको नहीं आ रहे थे, 2 दिनों से। ऐसा इसलिए क्योंकि घर पे काम चल रहे थे, तो अभी भी चल रहे हैं, बट मैं जानता हूँ कि काम 2-3 दिन और चलेंगे, 2 दिन तक लगभग, तो 2 दिन और आपके गैपिंग में नहीं चाहता कि हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा वॉइस आपको बाहर से आ रही होंगी, मैनेज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम क्या है समझिएगा, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब चलिए जी समझ लेते हैं। यहाँ पे राउल्ट का जो नियम है सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा, वो क्या है समझिएगा। ठीक है जी, निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का। अब इसको अच्छा, नियम आपको याद तो नहीं हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ नियम आपको याद नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नियम हम याद कराएंगे। पहले थोड़ा सा 2 मिनट आप समझने पर फोकस कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो देखिए आपको नियम भी मैं प्रॉमिस करता हूँ याद हो जाएगा यहीं पे। देखिए एक हमने बर्तन ले लिया, अब इस बर्तन में विलयन को हमने घोला हुआ है, इस बर्तन में हमने क्या घोला है जी, इस बर्तन में हमने विलयन को भरा हुआ है, विलयन। अब विलयन के 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। जैसे अगर विलयन बनाना हो, ठीक है ना, तो एक चाहिए आपको विलेय और एक चाहिए आपको विलायक। ये 2 चीजों अगर रहेंगे तभी जाकर विलयन बनेगा। जैसे कि विलेय मतलब जैसे कि चीनी, और विलायक मतलब जैसे कि पानी। तो जब चीनी और पानी मिलेंगे तभी जाकर तो विलयन बनेगा, मतलब शरबत बनेगा, शरबत बनेगा, तो शरबत एक विलयन हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि विलयन है, विलयन का मतलब कि विलेय और विलायक होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक हम ऐसा विलयन ले लेते हैं जिसमें जो हमारा जो विलेय है ना, जो विलेय है, मान लेते हैं विलेय है A और विलायक है V, और ये दोनों मिलकर विलयन बने हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि विलेय भी हम द्रव ही ले लेते हैं, ठीक है ना, विलेय भी हम द्रव ले लेते हैं, और जो विलायक है वो भी हम द्रव ले लेते हैं, ठीक है ना, द्रव। जैसे कि मैं आपको कहूँ विलयन का मतलब जैसे कि इसमें हमने
पानी घोला हुआ है, जैसे कि विलायक मतलब पानी को हमने ले लिया है, ठीक है ना, द्रव, पानी, विलायक मतलब पानी क्या है, द्रव है ना, तो द्रव हमने ले लिया। और जैसे शराब भी एक द्रव ही तो है, लिक्विड अवस्था में है, तो वो भी हमने ले लिया। तो इस तरीके का होना चाहिए। चीनी नहीं, चीनी एक ठोस पदार्थ हो जाएगा, द्रव वाला पदार्थ लेना है, जैसे कि शराब और पानी का मिश्रण। तो यही हम कह रहे हैं जी। तो इतनी बात आप समझ गए ना। तो शराब और पानी का मिश्रण एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ऐसा ये किस तरीके का विलयन है, तो द्रव द्रव विलयन ये है। हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, द्रव, ये है द्रव द्रव विलयन। तो यहां पे हमसे यही पूछा जा रहा है, द्रव द्रव ये विलयन है। तो मैं आपसे दो चीजें पूछूंगा केवल। सबसे पहले बताइए, ये द्रव द्रव विलयन है, तो मान लेते हैं ए घटक का आंशिक वाष्प दाब, जो ए घटक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ए घटक का आंशिक वाष्प दाब मैं मान लेता हूं कि XA है, ठीक है ना, सॉरी आंशिक वाष्प दाब है ना, S को मैंने मान लिया कि PA है, ठीक है। ये बताइएगा कि जो हमारा, ठीक है, जो हम कह रहे हैं कि ये जो ए घटक है इसका आंशिक वाष्प दाब PA है, तो ये बताइए बी घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि PB हो जाएगा। यदि ए घटक का आंशिक वाष्प दाब PA है तो बी घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जो ए घटक का मूल प्रभाज है, मूल प्रभाज, इसको मैं कह रहा हूं कि मूल प्रभाज XA है, ठीक है। ए घटक का मूल प्रभाज XA है, तो बी घटक का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे XB हो जाएगा, यही ना कहेंगे जी, बिल्कुल कहेंगे। तो राउल्ट ने अपने नियम में हमें यही बताया, राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम से, राउल्ट ने हमें यही बताया ना, राउल्ट ने हमें यही बताया कि जो यहाँ पे ये जो विलयन है इसका ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो हमसे यही कहा गया कि स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन, समझ रहे हैं ना, स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, इन दोनों में से किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो PA है वो उसी घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यही तो हमें बताया गया जी, यही तो बताया गया। मान लेते हैं ए घटक का अगर हम आंशिक वाष्प दाब ले रहे हैं तो ए ही घटक का मूल प्रभाज लेंगे, और यदि हम मान लेते हैं कि बी घटक का यदि हम आंशिक वाष्प दाब ले लेते हैं PB, तो बी घटक के ही मूल प्रभाज हम लेंगे, मूल प्रभाज के ही समानुपाती होगा। समझ रहे हैं, तो ये बातें हैं जी। तो अब बताइए, पहले आपको नियम याद हुआ या नहीं, याद हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो सुनिएगा एक बार और मैं बोल रहा हूं। आप कहेंगे सबसे पहले कि स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का चिन्ह है जी, समझ रहे हैं। तो ए घटक का यदि आंशिक वाष्प दाब हमने लिया है तो ए ही घटक के मूल प्रभाज के ये समानुपाती होगा, और यदि बी घटक का आंशिक वाष्प दाब हमने लिया है तो बी घटक के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। यही राउल्ट का नियम है जी, और यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि किसी निश्चित, स्थिर ताप कहें या निश्चित कहें, तो किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, यही हमसे कहा गया। तो आशा करता हूं कि अब जो ये नियम है आपको याद हो गए होंगे। नियम बनाने के बाद ये फिगर बनाकर यहाँ तक ये द्रव द्रव विलयन नीचे जरूर लिखेंगे। ये जो लाइन है ये आप ऐसे नहीं लिखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे, जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे, इस ध्यान से समझेंगे। आप लिखेंगे सबसे पहले कि जो ए घटक का आंशिक वाष्प दाब, ऐसे लिखेंगे, ए घटक का आंशिक
वाष्प दाब। तो ए घटक का आंशिक वाष्प दाब Pa, तो इसी प्रकार लिखेंगे बी घटक का आंशिक वाष्प दाब Pb, ए घटक का आंशिक वाष्प दाब Pa, तो बी घटक का आंशिक वाष्प दाब Pb। इसी प्रकार फिर से हम क्या लिख देंगे, इसी प्रकार लिख देंगे कि ए घटक का मूल प्रभाज XA, तो बी घटक का मूल प्रभाज XB। तो हम यही लिखेंगे कि ए घटक का मूल प्रभाज XA, तो बी घटक का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा जी, बी घटक मूल प्रभाज जो होगा वो क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये 4 लाइन हमने यहाँ से लिखा हुआ है यहाँ पे, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद राउल्ट ने अपने नियम में क्या बताया, राउल्ट के नियम से, अब राउल्ट ने अपने नियम में क्या बताया ये समझिएगा। राउल्ट ने हमें यही बताया कि ए मतलब ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो ए ही घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार जो Pa है, Pa वो XA के, यहाँ पे XA होगा, सॉरी यहाँ पे XA होगा, ये B लिख दिए थे क्या, XA। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, Pa मतलब स्थिर या निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मूल प्रभाज के, उसी घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये उन्होंने बता दिया। फिर से यदि हम बी घटक के लिए निकालें तो बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो बी घटक के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये हो गया जी। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Pa इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है Pa नॉट इंटू XA। यहाँ पे इसके लिए क्या आ जाता है, Pb इक्वल टू, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे नियतांक आता है Pb नॉट इंटू XB, ये आता है जी। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अब समझिएगा यहाँ पे ये जो निकला हुआ है ये हमारा वाष्प दाब निकला है। तो ये किसका निकला, ये जो द्रव विलयन है जो ए घटक है उसका आंशिक वाष्प दाब है, और ये जो यहाँ पे बी घटक है इसका आंशिक वाष्प दाब है। तो अगर हमें विलयन का आंशिक वाष्प दाब चाहिए तो ए और बी दोनों का वाष्प दाब को जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं तब कुल वाष्प दाब। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, तब, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तब कुल वाष्प दाब। तो कुल वाष्प दाब के लिए हम क्या कर देंगे, कुल वाष्प दाब को P लिख देते हैं। तो कुल वाष्प दाब के लिए Pa और Pb को जोड़ देंगे तो कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, Pa और प्लस Pb कर देंगे। तो यदि हम यहाँ पे करके देखते हैं, यहाँ पे इसका मान रखते हैं तो P इक्वल टू Pa का मान क्या है, Pa नॉट इंटू XA। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Pa नॉट इंटू XA और प्लस फिर से Pb नॉट इंटू XB। तो यहाँ पे लिख देंगे Pb नॉट इंटू XB। तो ये हमारा हो गया जी। तो ये जो हमारा मेन ये फॉर्मूला निकल गया, ठीक है ना, ये हमारा मेन फॉर्मूला निकल गया। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड, ठीक है ना। तो यही है हमारा राउल्ट के नियम की यहाँ पे नियम और ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए द्रव विलयन पहले ही लिखा गया था, द्रव विलयन पहले ही लिख दिया है। तो द्रव विलयन के लिए राउल्ट ने नियम दिया था। तो एक बार और मैं बोल दूं, नियम को याद हो जाएगा। आप लिखेंगे कि स्थिर ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित
किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है उस घटक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो है ना, ये लाइन नहीं लिखेंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आप लिख भी दें भूल चूक से, तो ये नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे क्या, पहले ये नियम लिखेंगे, फिर ये साइड में फिगर बना लीजिएगा, यहाँ से लिखते हुए यहाँ तक आप लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि स्टूडेंट जो भी हैं वो समझ गए होंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप सीरियस हैं क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री की अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, उस पर जाइए, क्लिक करके और सीक्वेंस वाइज अपनी क्लासेस को पढ़ाई कीजिए। केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन का मतलब क्या होता है जी? आदर्श विलयन का मतलब होता है ना कि ऐसा विलयन जो किसी भी ताप और दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन कहलाएगा। और अनादर्श विलयन का मतलब कि ऐसा विलयन जो किसी भी ताप और दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बात कहा गया, राउल्ट ने यही बताया, मतलब ऐसा कोई भी विलयन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी विलयन जो किसी भी ताप व सांद्रता पर, किसी भी ताप और सांद्रता पर क्या होता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श है ना। तो राउल्ट के नियम का क्या करता है, राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। क्या करता है जी, पालन करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी विलयन को ही हम आदर्श विलयन कहेंगे। ऐसा विलयन जो किसी भी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, अनुसरण करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन कि ऐसा विलयन जो किसी भी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन, राउल्ट के नियम का क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहेंगे। ऐसा विलयन जो प्रत्येक ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो उसे हम अनादर्श विलयन कहेंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। चलिए जी आगे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है अणुसंख्यक गुणधर्म। अब अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है जी, समझ लेते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। किसी विलयन के वे गुण जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि किसी विलयन का वह गुण जो कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, किस पर, याद रखेंगे, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसी को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म मोस्टली ये चार होते हैं। यहाँ पे परासरण दाब है, हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। ये सभी आपके क्या हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन अणुसंख्यक गुणधर्म है, और चार ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे जिसमें से ये चारों में से कोई भी एक दिखाई दे उस पर टिक कर देना है। तो आशा करता हूँ अणुसंख्यक गुणधर्म आपको जो यहाँ पे हमने बताया है, ये अणुसंख्यक गुणधर्म आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए, अब हमें ये एक एक करके सभी को जानना है। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, सब हम जानेंगे। बट एक एक दो टॉपिक है, उन सभी को अभी हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले ये हम जानेंगे जी, देख लीजिए। सबसे पहले वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जानेंगे। अच्छा, ये समझ गए ना कि ऐसा विलयन जिसका मतलब किसी विलयन के वे गुण जो कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे उसे हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये नॉर्मल समझ गए होंगे।
अगला आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक आ गया, इसको हम समझ लेते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है जी? तो यहाँ पे क्या रहा है कि जब किसी शुद्ध विलायक, यहाँ पे समझिएगा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर कणों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा क्या हो जाती है? ऊर्जा का मान घट जाता है, जिसके कारण वेग जो होता है वेग वो घट जाता है तथा वाष्प दाब भी घट जाता है। तो इस घटना को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये हमसे परिभाषा कहा गया है। परिभाषा नहीं याद हुआ होगा कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। याद करा दें? चलिए जी याद हम करा देते हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं कि चलिए हम फिगर ही बना दे रहे हैं। एक हम यहाँ पे बर्तन ले लिए, ये एक हमने यहाँ पे बर्तन ले लिया दोस्त। तो हम ये कह रहे हैं एक हमने बर्तन लिया, ध्यान से समझेंगे। इसमें हमने क्या लिखा हुआ है? इसमें हमने शुद्ध विलायक को भरा हुआ है, शुद्ध विलायक। तो इसमें शुद्ध विलायक को भरा हुआ है, जैसे कि शुद्ध पानी इसमें हमने भर दिया है। अब शुद्ध विलायक पहले से भरा हुआ है और इसमें हम बाहर से हम क्या ले लेते हैं? अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं। इसमें बाहर से अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं। ध्यान से समझेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। शुद्ध विलायक का मतलब जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि शुद्ध पानी है वो शुद्ध विलायक का कार्य करेगा। अवाष्पशील विलेय का मतलब है जैसे कि नमक है, नमक क्या होता है? एक अवाष्पशील विलेय होता है। तो जैसे पानी में हम नमक घोल रहे हैं, ठीक है ना, यही घटना हो रही है। तो वही उसी को अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जा रहा है कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, तो जब घोलेंगे तो सबसे पहली बात ये बताइए कि जब शुद्ध विलायक थे, तो शुद्ध विलायक ओनली जब पानी थे तो इसके कण इतने थोड़े दूर दूर पर थे, ठीक है ना, दूर दूर पर इस तरीके से थे। और जैसे इसमें अवाष्पशील विलेय को घोल दिया, मतलब नमक को घोलें, तो देखिए इसके कण भी तो आ जाएंगे। तो जब इसके कण आ जाएंगे तो इनके बीच की जो क्या हो जाएगा? इनके बीच की जो दूरी होगा, सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात क्या होगा? यहाँ पे कणों की संख्या बढ़ेगी। सबसे पहली घटना क्या होगी? कणों की संख्या जो होगी, कणों की संख्या सबसे पहली, तो कणों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। अब जैसे ही कणों की संख्या बढ़ेगी तो ये क्या होगा? कणों की संख्या बढ़ेगा तो ये टक्कर जो है ना वो धीरे से इस पर मारेंगे, ठीक है ना। जैसे मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं, ध्यान से अगर समझें, तो जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलेंगे तो सबसे पहली बात कणों की संख्या बढ़ेगी। अब जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो इन कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो घट जाएगा, मतलब कणों का जो वेग है वो घट जाएगा। तो मतलब दूसरा क्या घटना होगा कि कणों का वेग जो होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे वेग घट जाएगा? तो वेग इस तरीके से घटेगा कि जैसे यहाँ पे, अब जैसे कि मान लेते हैं आप एक मेले में गए हुए हैं, वहाँ पे आपको तेज़ी से दौड़ने के लिए कहा जाए तो आप तेज़ी से दौड़ पाएंगे जी? नहीं दौड़ पाएंगे। और वही एक खुला ग्राउंड है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है, वहाँ पे खुले में आपको दौड़ाया जाए तो वहाँ पे तेज़ी से दौड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे कणों की संख्या पहले क्या थी? कण बहुत ही कम थे तो उसमें दौड़ना इजी था, बट अब अवाष्पशील विलेय को भी मिला दिए तो कणों की संख्या तो बढ़ गई ना। और कणों की संख्या बढ़ जाएगी, भीड़ अधिक होगा तो ये कण तेजी से गति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि इसीलिए वेग इसका क्या होता है? घट जाता है। और जब वेग घटेगा तो क्या होगा? ये जो कण है ये तेजी से इस बर्तन पर टक्कर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तेजी से गति करते तब ना तेजी से टक्कर करते जी। तो जब तेजी से टक्कर नहीं करेंगे तो उसी टक्कर को ही तो वाष्प दाब क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो जब तेजी से टक्कर नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब जो दाब है वो, जो वाष्प दाब है वो घट जाता है। क्या होता है? जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब वो घट जाता है।
ठीक है ना। वाष्प दाब क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाष्प दाब घट जाता है। और जब वाष्प दाब घट गया ना, तो यही संपूर्ण जो हमारे क्या, यही संपूर्ण जो घटनाएं हैं, इसी संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। समझ गए। तो यही हम कहेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों का वेग घट जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है। तो इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आशा करता हूँ आप बोल देंगे। एक बार और सुनेंगे तो यहाँ पे मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, यहाँ से मैं समझा भी दे रहा हूँ। देखिए लिखा गया है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को विलेय मिलाने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ तक समझिएगा। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा का मान घट जाता है। ऊर्जा का मान मतलब गतिज ऊर्जा घट जाएगा, ठीक है ना। अब ऊर्जा घटेगा, जिसके कारण वेग भी घट जाएगा। तो वही कारण है, जिसके कारण प्रत्येक कण का ऊर्जा का मान घट जाता है, जिसके कारण वेग का, कणों के वेग का मान घट जाता है। और कणों का वेग का मान घटेगा तो वाष्प दाब घट जाएगा, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है। तो इस संपूर्ण इस घटना को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आप बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? बिल्कुल बोल देंगे जी। ठीक है, ठीक है ना, बोल देंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे, मान लेते हैं ये जो शुद्ध विलायक है, इसका वाष्प दाब Pa है, ठीक है ना। और जब हमने इस विलेय को घोल दिया, जब शुद्ध विलायक में इस विलेय को घोल देंगे तो विलयन बन गया। तो विलयन का वाष्प दाब हम मान लेते हैं Ps है। तो कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, तो विलयन में से विलेय को घटा देंगे, तो भी तो पता चलेगा कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कितना हुआ है। ठीक है ना। तो ये हमें पता चल जाएगा। तो ये हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें पॉइंट लिखेंगे कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यहाँ पे हम लिख देंगे कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, Pa हो जाएगा। सॉरी, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम मान लेते हैं P है, ठीक है ना। और जब हमने विलेय को घोल दिया तो टोटल विलयन बन गया, तो हम लिख देंगे विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब को हम मान लेते हैं कि Ps है। ये हम सभी क्या कर रहे हैं, माना है, ठीक है। ये माने हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है और विलयन का वाष्प दाब Pb है, Ps है। तो अब हमें पता करना है कि वाष्प दाब में कितने अवनमन हुआ है, ठीक है ना। तो वाष्प दाब में कितना अवनमन हुआ है, मतलब कमी हुआ है। तो हम यही लिखेंगे, तब वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन के लिए कैसे करेंगे जी, तो हम क्या कर देंगे, कुल में से जो विलायक का वाष्प दाब है उसको घटा देंगे। तो ये हम क्या कर देंगे, Ps माइनस P कर देंगे, ठीक है ना। अरे भैया, पहले जब ये अविलेय जो है, अवाष्पशील विलेय है, घोला नहीं गया था, तो उस समय पर शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है, ठीक है ना, तो हम जब इसमें टोटल घोल दिए हैं तो जितना बना है, मतलब विलयन का जो कुल वाष्प दाब है उसमें से उसको घटा देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। और यहाँ पे यदि ये तो वाष्प दाब का अवनमन हो गया कि कितने की वाष्प दाब में कमी आया है, परंतु यदि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमें चाहिए तो ये वाष्प दाब का, ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है जी। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए याद रखेंगे P माइनस PS
बाई पी होता है। तो ये आप याद रखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वथनांकों का उन्नयन। ये हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ टॉपिक है, क्वथनांकों का उन्नयन। अच्छा मैं आपको बता दूं, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और अवनमन का मतलब यहाँ पे अवनमन लिखा गया था, अवनमन का मतलब होता है कमी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वथनांकों में उन्नयन मतलब वृद्धि, तो क्वथनांकों में वृद्धि इसका परिभाषा करना है। तो क्वथनांकों में वृद्धि क्या होगा, तो यहाँ पे कैसे कह रहा है कि जब किसी, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो कह रहा है कि जब मतलब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर, जब किसी विलायक में, ठीक है ना, अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर कणों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, ऊर्जा का मान में कमी आ जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब जो है वो घट जाता है और क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। इस घटना को क्वथनांकों का उन्नयन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम इसको समझा देते हैं। देखिए वही सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, बट थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है ना, किसके लिए हम समझ रहे हैं। यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे शुद्ध विलायक ले लिया, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक कहेंगे ना यहाँ पे शुद्ध विलायक तो और बेटर रहेगा। तो इसमें शुद्ध विलायक को हमने लिया हुआ है और इसमें बाहर से हम क्या ले लेते हैं, अवाष्पशील विलेय। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, जब हम देखिए शुद्ध विलायक का मतलब है जैसे पानी, इसमें हम नमक को घोल रहे हैं, तो यही हम कह रहे हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, जब घोलेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होगा कि कणों की संख्या बढ़ जाएगी, कणों की संख्या बढ़ जाएगी, कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो प्रत्येक कणों की जो ऊर्जा का मान है वो क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी, ठीक है ना। प्रत्येक कणों की ऊर्जा का मान मतलब कणों की ऊर्जा में क्या आ जाएगी, ऊर्जा में कमी आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि कणों की संख्या बढ़ गई तो ऊर्जा भी तो बढ़ जाएंगे ना सभी में, तो इसीलिए ऊर्जा क्या हो जाएगी, नहीं कहते हैं, मान लेते हैं 5 सेब है, अब 5 आदमी है तो 1-1 बटेंगे, और 10 आदमी हो गए तो आधा-आधा बटेंगे। तो इसका मतलब वही है कि ऊर्जा तो उतना ही था, अब कणों की संख्या बढ़ गई तो ऊर्जा का मान घट गया कणों की, और जैसे ही ऊर्जा का मान घटा तो ऊर्जा का मान घटा तो ये कण तेजी से टक्कर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जब तेजी से टक्कर नहीं करेंगे तो वाष्प दाब जो है ना, वाष्प दाब जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, वाष्प दाब घट जाएगा, और वाष्प दाब घटा ना तो इसका मतलब क्वथनांक जो है ना, इसका मतलब ये है कि क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा, और जो क्वथनांक बढ़ गया तो इसी संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक का क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, एक बार सुन लीजिएगा, समझिएगा। देखिए कणों की ऊर्जा, सबसे पहले कणों की संख्या बढ़ जाएगी, कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसका मतलब कण बहुत ही पास होंगे, समझिएगा, मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है कि पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं। तो कणों की संख्या सबसे पहली बात बढ़ गई, तो जिसके कारण कणों की ऊर्जा घट जाएगी। अब कणों की ऊर्जा घटने का मतलब क्या है, ये तेजी से टक्कर आपस में नहीं कर पाएंगे। अभी ना हमने बताया कि भीड़ में आपको दौड़ाया जाए मेले में, तब तेजी से नहीं दौड़ पाएंगे, तो इसीलिए कहा जा रहा है कणों की ऊर्जा घट जाती है, घटेगी तो ये जो तेजी से टक्कर ये नहीं कर पाएंगे, ये तेजी से इस पर टक्कर नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे इसका मतलब वाष्प दाब घट जाएगा, ठीक है। टक्कर को ही तो वाष्प दाब कहते हैं ना, तो वो टक्कर तेजी से नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब वाष्प दाब में कमी आएगी।
और जब वाष्प दाब में कमी आता है ना तो जो क्या होगा, जो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने का मतलब है कि जब वाष्प दाब नहीं होगा तो द्रव जो है वाष्प में नहीं बदलेगा, तो आसानी से नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब क्वथनांक उसका बढ़ गया। तो इसी घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। परिभाषा यदि आपसे पूछा जा रहा है तो आप ऐसे कहेंगे कि जब किसी विलायक में, मतलब जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की ऊर्जा घट जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब भी घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस संपूर्ण घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं जी, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा शुद्ध विलायक है इसका क्वथनांक मान लेते हैं T है, और जब हमने अवाष्पशील विलेय को इसमें घोल दिया, तो ये विलयन बन गया, और विलयन का वाष्प दाब हम क्वथनांक मान लेते हैं Ts है। तो यहाँ पे हम यही बात लिख देंगे कि माना, क्या हम मान रहे हैं जी, माना कि शुद्ध विलायक का, हम मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T है। मान लिए शुद्ध विलायक का क्वथनांक T है, और विलयन का क्वथनांक अगर हमने मान लिया, विलयन का क्वथनांक हमने मान लिया Ts है, ठीक है ना। शुद्ध विलायक का क्वथनांक T मान लिया, विलयन का क्वथनांक Ts मान लिया, तो क्वथनांकों में उन्नयन कितना होगा जी, क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए हम क्या कर देंगे, विलयन का जो क्वथनांक है उसमें विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे, तो Ts माइनस T कर देंगे। तो यही हमारा क्वथनांक में उन्नयन होगा, क्वथनांक में वृद्धि होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम बढ़ेंगे। चलिए जी, मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये टॉपिक जो है जितना हमने समझाया है समझ में आ गए होंगे। देखिए, आपकी क्लासेज में ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता, मोस्टली 40 से 45 मिनट की आपकी क्लासेज हो, उतना काफ़ी रहेगा पर डे। आपका अक्टूबर तक हम पूरी तरीके से कंप्लीट कराएंगे सिलेबस, उसके लिए आप परेशान ना हो। मैं आपको आवश्यक बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट अपने लाइफ के प्रति, अपने एग्ज़ाम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है। कंप्लीट नोट्स, फुल नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दो बातें हैं जो बताना चाहूँगा। फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री में आपके 10 चैप्टर हैं। टोटल ये आपके 24 चैप्टर हो रहे हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा। ओनली आपको यहाँ पे ओनली 199 में, ओनली ये आपको 199 में दिया जा रहा है कंप्लीट नोट्स। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर। वहाँ पे कहिएगा सर क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स चाहिए, या कह दीजिएगा फुल नोट्स चाहिए। तो इतने कहेंगे तो आपको स्कैनर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट होता है व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको तुरंत PDF नोट्स है आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए परेशान ना हो, एक बेहतरीन आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स की, केमिस्ट्री का लिंक दे दिया है, आप जाइए उस पर क्लिक करके पढ़ाई कीजिए। हाँ, एक और आवश्यक बात मैं कह दूं, देखिए दोस्त, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तब आप अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में, आप अपने फ्रेंड से मिलिए। जो भी लड़कियां हैं वो अपने दोस्तों से मिलिए। तो आप सभी अपने जो भी फ्रेंड है उनसे आप कहिए इस चैनल के बारे में, उनको बताइए कि आप भी इस चैनल से अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना कर देते हैं, बहुत है मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।